बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, यूर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर से इंटीग्रेशन को पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंटीग्रेशन में हमने पहले डिफरेंशियल्स को पढ़ा था। वैसे वो इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने उसको पढ़ा था, वो चैप्टर नंबर 2 का हिस्सा। मैंने वहाँ पर भी आपको क्लियर किया था। उसके बाद हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल्स को पढ़ा। हमने कुछ क्वेश्चंस को अपने फार्मूला बना लिया ताकि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो इजी हो जाए। उसके बाद हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो इंटीग्रेशन है, एक्चुअली इसका एप्लीकेशन क्या है, कॉमन लाइफ में कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को पढ़ेंगे कि वो किस टाइप का होता है। तो आइए लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का हमारा जो चैप्टर है, इसका हम लेक्चर नंबर 5 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हमारे पास आता है एरिया अंडर द कर्व। अंडर द कर्व तकरीबन 300 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट जो मैथमेटिशियंस थे वो इस काबिल थे कि वो ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लें। लेकिन जैसे ही उनके पास एक कर्व आती थी तो वो उसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते थे। तब तक, जब तक हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस नहीं आई थी, इन्वेंट नहीं हुई थी, तब तक इस तरह से ये हमारे पास कर्व है, फर्ज कर लेते हैं। तो इस कर्व का अगर हमें एरिया फाइंड करना था, अंडर द कर्व हमें एरिया फाइंड करना है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। फ्रॉम पॉइंट, फर्ज कर लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो क्या पॉसिबिलिटी थी जी, इसको सॉल्व किया जा सकता था, बल्कि सॉल्व किया जाता था, इसके रेक्टेंगल्स बना लिए जाते थे। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना ली गई, यहाँ पे एक रेक्टेंगल आ गई, यहाँ पे एक रेक्टेंगल आ गई, यहाँ पे एक रेक्टेंगल आ गई। अब यहाँ पे इसको करने के लिए ये डॉटेड लाइन, ये हमारे पास रेक्टेंगल कंप्लीट हो गई, ये डॉटेड लाइन, ये रेक्टेंगल रिपीट हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। इसी तरह से अगर यहाँ पे एक और रेक्टेंगल मैं बनाऊँ तो ये हमारे पास रेक्टेंगल कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ ऐसा एरिया आ रहा है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ये हमारे पास एरिया आ रहा है, ये एरिया हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम एरर कहते हैं कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। इस एरर की वजह से हम परफेक्ट एरिया नहीं निकाल सकते। तो क्या किया जाता था, इन ट्रायंगल्स को बहुत छोटा कर दिया जाए, बहुत साथ साथ ट्रायंगल्स की जाए ताकि एरर को मिनिमाइज़ किया जा सके। लेकिन फिर भी एरर किसी हद तक मिनिमाइज़ होता है, एरर कुछ ना कुछ रहता है। फिर हमारे पास आ गई क्या जी, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन आई। इंटीग्रेशन ने आके ये काम बहुत ही आसान कर दिया। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स फंक्शन पुट करें, डी एक्स, इसका आंसर निकाल लें। आपके पास एक एग्जैक्ट नंबर आएगा, जो भी इसकी इंटीग्रेशन आएगी उसमें हम अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास सिंबल है, ये भी एक्चुअली सम से ही निकला है। इन छोटी छोटी ट्रायंगल्स को, इनका एरिया फाइंड, रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करके उसको सम किया जाता था। सम करने के बाद हमारा आंसर जो होता था, अप्रॉक्सीमेट आंसर कर दिया जाता कि एरिया जो है ये इसके करीब करीब एरिया होगा। लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस ने आके वो काम बहुत ही आसान कर दिया, हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी हमें फंक्शन दिया गया है, ये कर्व हमें दी गई है, इसका फंक्शन जो भी इसकी वैल्यू फंक्शन होगा इसमें पुट करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जी। इफ A1 is the area bounded by the curve
y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक्सिस एंड between the coordinates x equals to a and x equals to b, then if a1 is the area bounded by the curve, ये हमारी कर्व है, इसके अंडर ये हमारे पास एरिया आ रहा है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस, तो देखें ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया, एंड बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b, इन तीनों चीज़ों के दरमियान हमारा जो एरिया आ रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देन a1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b y, या फिर हम इसको f ऑफ x भी कह सकते हैं, इनटू dx। ठीक है जी। इसी तरह से सेकंड पॉइंट है, इफ a2 is the area bounded by the curve y equals to f of x y-axis and between the coordinates y is equals to a and y equals to b, then उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, a2 इक्वल्स टू a टू b x dy से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारी जो कर्व है वो y एक्सिस के साथ आ रही होगी, फर्ज कर लेते हैं जी ये हमारे पास ऐसे कर्व आ रही है, हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है जो कि उस कर्व के y एक्सिस के साथ, कर्व y एक्सिस और जो भी हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे a और b उनके दरमियान जो एरिया होगा उसे हमने फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि वो अलोंग y एक्सिस है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, dy लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, इन चूजिंग द लिमिट्स, थर्ड पॉइंट है जी, in choosing the limits, the smaller value will be the lower limit and the greater value will be the upper limit। क्लियर फ्रेंड्स। ये हम पहले भी करते आ रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल को हमने पढ़ा है, वहाँ पे हमने देखा था कि जो स्मॉलर वैल्यू थी वो लोअर लिमिट थी, जो ग्रेटर वैल्यू थी वो अपर लिमिट थी। नेक्स्ट पॉइंट है जी, फोर्थ पॉइंट, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। एरिया जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमारा आंसर आए, हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, इंटीग्रल हमारा जो सॉल्व होना है उसके बाद आंसर आ जाता है, फ़र्ज़ करें जी -5, तो हम उसका जो नेगेटिव साइन है, क्योंकि शुरू में उसने कहा क्या है कि एरिया फाइंड करें, तो एरिया जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर एंड पे हमारे पास नेगेटिव साइन आ भी रहा है तो हम उस नेगेटिव साइन को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, उसको नहीं लिखेंगे, उसके साथ हमारा जो एरिया है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी, फिफ्थ पॉइंट, इफ द कर्व इज सिमेट्रिकल, इफ द
कर्व इज सिमेट्रिकल हम पहले भी सिमेट्री को पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, सिमेट्री को समझाया भी था कि हम एक आईना रखेंगे, आईना रख के देखेंगे कि जी कर्व हमने पहले कट की आईने की मदद से, अगर वो फिर जो उसका इमेज है वो उसको कंप्लीट कर रहा है तो हम कहते हैं वो सिमेट्रिकल है। अगर हमने आईना एक्स एक्सिस के अगेंस्ट रखा है तो हम कहते हैं एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, अगर हमने वाई एक्सिस के अगेंस्ट रखा हुआ तो हम वाई एक्सिस पे कहते हैं, तो उसको हम सिमेट्री कहते हैं। इफ़ द कर्व इज सिमेट्रिकल देन फाइंड द एरिया ऑफ वन सिमेट्रिकल रीजन symmetrical portion and multiply it by the number of symmetrical पोर्शंस। अगर हमारे पास एक डिफरेंट पोर्शंस दिए गए हैं, सिमेट्रिकल पोर्शंस दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास साइन वेव है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, -π/2 +π/2 एंड +π, ठीक है जी। इसी तरह से ये चलती जाएगी, जैसे जैसे हम इसको आगे मूव करवाएंगे, ये ऐसे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल रीजन है, फिर जब हम इसको आगे लेके मूव चलेंगे ये हमारे पास सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा। इफ़ द कर्व इज सिमेट्रिकल देन फाइंड द एरिया ऑफ वन सिमेट्रिकल पोर्शन, हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड मल्टीप्लाई इट बाय द नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पोर्शन, जितने भी, अब ये हमें 3 टाइम्स दिया गया होता है तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें 4 टाइम्स दिया गया होता है हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 टाइम्स दिया गया होगा हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है जी हाउ टू चेक द सिमेट्री, इसको हम हेडिंग बना लेते हैं, हाउ टू चेक द सिमेट्री, टू चेक द सिमेट्री। जी फ्रेंड, इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है जी, टू चेक the symmetry with respect to x-axis if the equation y is equals to f of x involves the even powers of y, then curve is symmetrical about x एक्सिस, ठीक है जी। अगर हमारी जो कर्व है, जो हमारा जो फंक्शन है, उसमें हमारे पास जो y है उसकी इवन पावर हो, जैसा कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम उसको सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, हमें फंक्शन दिया गया है, हम एक्स एक्सिस के अबाउट चेक करनी है तो y को नेगेटिव y पुट करेंगे, अगर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक है अबाउट
एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे भी देखें वही बात वो कर रहा है, अगर उसमें इवन पावर ऑफ वाई होगी, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस। इफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसको हम b कह लेते हैं पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इन्वॉल्व्स the even power of x, then the curve is symmetrical with respect to या about y axis, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट है, सी पॉइंट हम उसको कहते हैं, इफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इन्वॉल्व्स द इवन पावर्स of both x and y, then the curve is symmetrical about both एक्सिस, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू ए स्क्र सर्कल की इक्वेशन है, तो वो हमारे पास एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। क्लियर है, सिमेट्री को हम चेक करना चाहें तो इस तरह से हम उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, ये हमने पढ़ा है एरिया अंडर अ कर्व। अगर हमें एक कर्व दी गई है, एक फंक्शन दिया गया है, उसको हमने पढ़ा है कि हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अब अगर हमें दो कर्व्स दी गई होती हैं तो उनके अंडर हमने एरिया जो है वो कैसे फाइंड करना है, हम उसको डिस्कस करते हैं। आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व्स। एरिया अंडर द कर्व। If f of x and g of x be two curves, if f of x and g of x be two curves such that f of x is greater than g of x for every x belongs to a b, उस इंटरवल में हमारे पास जो फंक्शन दिए गए होंगे, x जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, और कंडीशन हमारी क्या है कि f ऑफ x जो कर्व है वो g ऑफ x से जो है बड़ी है। यहाँ से कट लगाइएगा, यहाँ से जब मैंने a भी लिखा है तो कट लगाइएगा। जी स्टूडेंट, कंडीशन उसने हमें क्या दी है, f ऑफ x जो है ये ग्रेटर देन है g ऑफ x से फॉर एवरी x जो कि a और b से बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स f of x and g of x and the ordinates x equals to a and x equals to b for a is less than x less than b is
गिवन बाय, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जी ए से, एरिया इज इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारे पास दो कर्व्स हैं, कंडीशन क्या है उन पे, एफ ऑफ एक्स जो है ये ग्रेटर है जी ऑफ एक्स से फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी, then the area bounded by the curves f of x and g of x and the ordinates x is equals to a and x is equals to b, ये इसकी लिमिट हो गई। इन पे कंडीशन क्या है जी, a छोटी लिमिट है, स्मॉलर वैल्यू है, और b जो है ये ग्रेटर वैल्यू है। तो स्मॉलर वैल्यू को हम लोअर लिमिट कहते हैं और ग्रेटर वैल्यू को हम अपर लिमिट कहते हैं। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वैल्यू से, इस फंक्शन से एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो ग्रेटर में से हम स्मॉलर को माइनस कर देते हैं, जो भी आंसर आए उसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं और उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जी, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय साइन वेव या बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to sin x या f of x is equals to sin x from minus pi to pi is अल्फा ऑप्शन है जी 2, बीटा ऑप्शन है 4, चार्ली ऑप्शन है 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है 3। जी स्टूडेंट्स, सॉल्व हम इसको करते हैं जी। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई साइन एक्स डी एक्स, ऐसा ही है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, माइनस कॉज एक्स होती है, लिमिट आ जाएगी माइनस पाई टू पाई डेट इज इक्वल्स टू माइनस कॉज अपर लिमिट माइनस कॉज लोअर लिमिट, और कॉज एंगल को क्या करता है जी, पॉजिटिव कर देता है। तो डेट इज इक्वल्स टू माइनस कॉज पाई 1 आ गया माइनस कॉज पाई 1 आ गया, डेट इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब अगर हम इसको देखें फ्रॉम साइन, मैंने आपको पहले भी इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया, मैं यहाँ पे दोबारा ग्राफ इसका ड्रॉ कर रहा हूँ। फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई, ठीक है जी। माइनस पाई ये आ गया जी माइनस पाई बाय 2, ये आ गया 0, ये आ गया जी प्लस पाई बाय 2, और ये आ गया हमारे पास प्लस पाई। अब अगर इसके अंडर हमें एरिया फाइंड करना है तो ये हमारे पास एरिया आ रहा है इस कर्व के अंडर। हम डायग्राम में इजीली देख सकते हैं कि एरिया तो है, ज़ीरो तो नहीं है वो। तो ये कैसे ज़ीरो हो गया, यहाँ पे क्या गलती है हमारी कि ये आंसर इसका ज़ीरो आ रहा है। उसमें ये गलती है कि जब भी एरिया अंडर द कर्व आएगा तो आपको पहले चेक करना है कि वो कर्व कहाँ पे नेगेटिव हो रही है। यहाँ पे ये सारी जो कर्व है ये नेगेटिव आंसर दे रही है, जिसकी वजह से ये सारे पॉजिटिव हैं। आंसर सेम होने की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव ने आपस में कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से आंसर 0 आया है। अगर आपको सिर्फ पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई साइन एक्स डी एक्स, वो इसका आंसर 0 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है। सिर्फ आपसे पूछा क्या गया है, माइनस पाई टू पाई साइन एक्स डी एक्स, बस इतनी सी बात उसने पूछी है। अगर वो आपसे कहे कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इसका एरिया फाइंड करें, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे जी। ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स का, हमने यहाँ पे देखा कि माइनस पाई टू 0, हम इसको ब्रेक करेंगे माइनस पाई टू 0 साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई। अब यहाँ पे डायरेक्टली मुझे नज़र आ रहा था कि 0 पे ये हमारे पास 0 हो रहा है, अदरवाइज आप चेक करेंगे कि ये 0 कहाँ पे हो रहा है, ठीक है जी। जैसे हमने मॉड फंक्शन को कल सॉल्व किया था प्रीवियस लेक्चर में,
अब यहाँ पे इसके साथ हम खुद से नेगेटिव साइन लगाएंगे ताकि ये जितने भी आंसर्स हैं ये पॉजिटिव हो जाएं, तब हमारा एरिया जो है ये पॉजिटिव होगा, हमारा आंसर हमें कुछ और मिलेगा। अदरवाइज़ हम अपनी तरफ से आंसर ज़ीरो करके बहुत सेटिस्फाई होके आएंगे, जी बिल्कुल जी हमारा पेपर तो बहुत होके गया, लेकिन आंसर हमने गलत कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, इसके साथ नेगेटिव साइन हमने लगाया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू माइनस, इसका क्या आ जाएगा जी, माइनस कॉज आ जाएगा, माइनस कॉज एक्स, लिमिट आ जाएगी जी माइनस पाई टू 0 प्लस माइनस कॉज एक्स, लिमिट आ जाएगी जी 0 टू पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी कॉज 0 माइनस 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 प्लस हो चुका है, माइनस कॉज इंटू माइनस पाई, पहले अपर लिमिट पुट की फिर लोअर लिमिट पुट की। ये वाला नेगेटिव मैं इधर ले आता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा जी, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे कॉज पाई माइनस कॉज 0, ठीक है जी। डेट विल बी इक्वल्स टू कॉज 0 1 हो जाएगा, माइनस कॉज एंगल को क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है, तो कॉज पाई क्या आंसर देगा जी हमारे पास, -1 आंसर देगा। माइनस का साइन एज इट इज़, कॉज पाई -1 फिर -1, यह आ जाएगा जी 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 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 -2, तो ये वाला +2 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 4 हमारा आंसर आएगा। सो बीटा इज़ द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, दोनों बातें, ये सोल्यूशन मैंने किया ही इसलिए है ताकि आप लोगों को ये आइडेंटिफाई हो जाए कि हमने अगर सिंपल क्वेश्चन आता है -पाई टू पाई साइन एक्स डी एक्स का, तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर उसके साथ उसने कहा गया है कि एरिया अंडर द कर्व हमने फाइंड करना है, तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कई जगह पे आपका एरिया जो है वो नेगेटिव साइड पे नहीं आ रहा, तो वो डायरेक्टली हम उसको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन मोस्टली हम उसको चेक कर रहे होते हैं कि वो ज़ीरो कहाँ पर है, ज़ीरो से पहले उसका बिहेवियर क्या है, ज़ीरो के बाद उसका बिहेवियर क्या है। यहाँ से डायरेक्टली हमें फंक्शन से भी पता लग रहा है। यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम ग्राफ कैसे वहाँ पे बैठ के ड्रा करते रहे, तो फंक्शन से भी हमें आइडिया हो जाता है कि किन वैल्यूज़ पे ये नेगेटिव हो रहा है और किन वैल्यूज़ पे ये पॉजिटिव है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एरिया बाउंडेड बाय द parabola x square equals to 4y between the x-axis and the line x equals to 4 is, अल्फा ऑप्शन है 16 स्क्वायर यूनिट्स, बीटा ऑप्शन है 13/2 स्क्वायर यूनिट्स, चार्ली ऑप्शन है 16/3 स्क्वायर यूनिट्स, एंड डेल्टा ऑप्शन है 11/4 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 4, कहाँ से, एक्स एक्सिस है तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, लाइन x इज इक्वल्स टू 4 है तो 4 तक जाएगा, इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1/4 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 0 to 4, 1/4 3 is 12, अपर लिमिट आ गई जी 4 का क्यूब माइनस 0 आ जाएगी, 4 का क्यूब 4 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 12, 4 3 is 12, तो 16/3 आंसर इज चार्ली। ठीक है जी, बहुत कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द एरिया
between the curve x square plus y square is equals to 8a and above the x-axis is where a is equals to 8। अल्फ़ा ऑप्शन है जी 16 पाई, बीटा ऑप्शन है 32 पाई, चार्ली ऑप्शन है 64 पाई एंड डेल्टा ऑप्शन है 128 पाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a एंड अबव द एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव वाला लेना है। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस हमारे पास आ रहा है जी, ए भी उसने दिया है, यहाँ पे सिंपल उसने 8a लिख दिया, बाद में 8 बता दिया, तो 8 का स्क्वायर ही है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है जी, हमारे पास ऐसा सर्कल होता है जो कि कहाँ से, ओरिजिन में से पास कर रहा होता है। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास सर्कल आता है जी, इसका सेंटर जो है ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन में पास नहीं कर रहा, सेंटर इसका ओरिजिन होता है। ये हमारे पास इसका रेडियस है। अब अबव द एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब है सिर्फ हमें पॉजिटिव हिस्सा चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है जी, एरिया ऑफ सर्कल डेट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन कंडीशन क्या है जी, अबव द एक्स एक्सिस, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया डेट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें सिर्फ हाफ चाहिए, ऊपर वाला चाहिए, नीचे वाला नहीं चाहिए। तो एरिया इज इक्वल्स टू पाई एज इट इज़ आ जाएगा आर स्क्वायर। अगर हम इनको कंपेयर करें तो आर स्क्वायर क्या आ रहा है, 64 आ रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू उसने हमें गिवन दी गई है। 64 डिवाइडेड बाय 2 तो 32 पाई इज द रिक्वायर्ड आंसर, बीटा इज द राइट आंसर। क्लियर, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है कि एक्चुअली पूछा क्या गया है। सर्कल को पढ़ा, डायरेक्टली एरिया फाइंड कर दिया, आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमें अबव द एक्स एक्सिस चाहिए था, उसके नीचे वाला एरिया चाहिए ही नहीं था, तो उसको ध्यान से समझना है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डायग्राम दी गई है, द एरिया ऑफ द shaded region is, ऑप्शंस आर, अल्फा ऑप्शन है जी स्क्वायर यूनिट्स, बीटा ऑप्शन है पाई बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स, चार्ली ऑप्शन है 3 पाई बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स एंड डेल्टा ऑप्शन है 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 1 और एक फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x। y इज इक्वल्स टू 1 बड़ा फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x छोटा फंक्शन है, 0 टू पाई। तो हम पढ़ चुके हैं कि हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, 0 टू पाई 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 1 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, वी नो डैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के, डेट इज इक्वल्स टू 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं जी साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर एक्स, अगेन चैप्टर नंबर 10, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय
2, हाफ एंगल फार्मूलाज जहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 1 माइनस कॉज 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स। 1/2 कांस्टेंट है, 0 to पाई 1 डी एक्स, 1/2 इसके साथ भी आना है, माइनस 1/2 इसके साथ भी आना है, 1/2 0 to पाई cos 2x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, ये आ जाएगा जी 1/2, 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x 0 to पाई माइनस 1/2, इसका डेरिवेटिव एंगल का क्या होगा, 2 होगा, तो ये cos की इंटीग्रेशन क्या आएगी, sin 2x, क्योंकि डेरिवेटिव साथ गिवन नहीं दिया गया तो डिवीजन में 2 आ जाएगा, 0 to पाई, डेट विल बी इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़, अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई माइनस 0 हो जाएगा, पाई माइनस 0 माइनस 1/4, ये वाला 2 मैंने बाहर निकाल लिया, इंटू साइन 2 पाई माइनस साइन 2 इंटू 0, तो 2 पाई पे 0, 0 पे भी 0, ये सारा 0 हो गया, तो आंसर क्या बचा, पाई/2। सो बीटा इज द रिक्वायर्ड आंसर, पाई/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा आंसर आया। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी स्टूडेंट। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve 4y square is equals to 36 minus 9x square, and above the x-axis is, अल्फा ऑप्शन है जी 9 पाई स्क्वायर यूनिट, बीटा ऑप्शन है 4 पाई स्क्वायर यूनिट, चार्ली ऑप्शन है जी 8 पाई स्क्वायर यूनिट, एंड डेल्टा ऑप्शन है 3 पाई स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 9x स्क्वायर, इसको हम रीअरेंज करते हैं, ये आ जाएगा जी 9x स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 से डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 1, इलिप्स आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ग्रेटर वाला ये है तो ये 9 हो जाएगा, बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा, तो ये आ जाएगा जी, क्योंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये हमारे पास इलिप्स होती है, और जब वाई स्क्वायर के नीचे ग्रेटर वैल्यू आ जाए तो इस तरह से हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास इलिप्स होती है। हम पढ़ के आए हैं सेकेंड ईयर को, इसलिए हमें ये पता है। ए हमारे पास आ गया जी 3 आ गया, बी हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। इलिप्स का हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ इलिप्स दैट इज इक्वल्स टू ए बी पाई, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे उसने कंडीशन क्या दी है जी, अबव द एक्स एक्सिस हमें चाहिए, तो अगेन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एलिप्स बना रहा हूँ, कुछ इस टाइप की ये एलिप्स होगी, ठीक है जी। हमें जो एरिया चाहिए ये अबव द एक्स एक्सिस चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बी पाई डिवाइडेड बाय 2, वैल्यूज पुट करें, 3 इंटू 2 पाई
ए बी डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर इज 3 पाई, सो डेल्टा इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन हमने पहले सर्कल वाला किया, उसमें भी उसने अबव द एक्सिस एक्स एक्सिस कहा था, इसलिए हमने वही एरिया लिया जो अबव द एक्स एक्सिस है। यहाँ पे भी एलिप्स के केस में भी हमारे पास क्या है, अबव द एक्स एक्सिस कहा है, तो हमने जो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला था एलिप्स के एरिया का, उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल गया। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस। A equation containing at least one derivative of a dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. A equation containing at least one derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी x dy ओवर dx प्लस वाई इज इक्वल्स टू c। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2x डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी। ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे एक से ज़्यादा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो कम से कम मिनिमम एक डेरिवेटिव अगर इन्वॉल्व होगा ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर ऑफ अ differential equation is the order of the highest derivative that occurs in the equation. The order of a differential equation is the order of the highest derivative that occurs in the equation. इसमें highest derivative क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड डेरिवेटिव भी है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है जी, इस इक्वेशन का। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिग्री। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, degree of the
differential equation is the degree of the highest order derivative that occurs in the equation हमारे पास ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो आ रहा है वो हमारा ऑर्डर है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 1 था तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो 2 है। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट अकर्स इन द इक्वेशन। उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहा है उसकी जो पावर होगी, उसकी जो डिग्री होगी वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी होगी। दोनों बातें क्लियर है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा है, अगर वो फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, अगर वो सेकंड डेरिवेटिव है तो उसका ऑर्डर जो है वो 2 हो जाएगा, अगर वो थर्ड डेरिवेटिव है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा उसकी जो पावर होगी दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट इसका कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं ऑर्डर और डिग्री के, उनको देखते हैं हम। आइए जी स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा फिर ऑर्डर को और फिर हमने डिग्री को पढ़ा। क्वेश्चन है जी हमारे पास, द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री of the differential equation of the differential equation 1 plus dy over dx whole power 2/3 equals to 2 d cube y over dx का क्यूब। आर अल्फा ऑप्शन है जी 2 3, बीटा ऑप्शन है 3 3, चार्ली ऑप्शन है जी 3 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है जी 3 2/3। जी स्टूडेंट्स, अब डायरेक्टली अगर हम देखें द ऑर्डर ऑफ एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन उसने हमसे पूछी है। ऑर्डर क्या होता है जी, उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास ऑर्डर क्या है, ये हमारे पास 3 है। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो हम कहेंगे ऑर्डर हमारे पास 3 है। तो ऑप्शन हो सकते हैं जी, बीटा हो सकता है, चार्ली हो सकता है एंड डेल्टा हो सकता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो हमारे पास पावर है वो क्या होगी, डिग्री होगी। तो यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को देखें तो वो क्या है, 1 है। तो आपके हिसाब से इस वक्त आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, चार्ली, लेकिन वो गलत आंसर है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास पावर है ये फ्रैक्शन में है, इसको हमें चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बल्कि इसका क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो ये बनेगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड होल पावर 1/3, क्यूब रूट ले रहे हैं, 2 इंटू डी क्यूब, सॉरी 1/3 नहीं आएगा, क्यूब रूट नहीं आएगा, बल्कि इसका हम क्यूब लेंगे। ठीक है जी,
डी एक्स का क्यूब, और इसका भी हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, इसका भी हम क्यूब लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1/3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, इसका स्केयर बच जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 8 इंटू डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स का क्यूब, ये डेरिवेटिव है और इसकी पावर क्या है 3। अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में आई है। तो अब देखें यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है, थर्ड डेरिवेटिव, और उस थर्ड डेरिवेटिव की पावर क्या है 3, सो बीटा इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट। तो अगर हमारे पास पावर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं पे भी फ्रैक्शन में आ रही होगी तो हम उस फ्रैक्शन को पहले ख़त्म करेंगे, उसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी solution of differential equation, solution of differential equation। A relation between the dependent and independent variables of the differential equation, that is a function of the form y is equals to f of x plus c, which satisfies a given differential equation, a given differential equation is called its solution। A relation between the dependent and independent variable of the differential equation। solution क्या होता है, solution of differential equation क्या होता है, relation होता है between dependent and independent variable of the differential equation। A function of the form y is equals to f of x plus c which satisfies the given differential equation is called its solution। एक्सरसाइज 3.8 के जो शुरू वाले क्वेश्चन है उसने 7 सोल्यूशन लिखा हुआ है, हम उसको देखते हैं, उसको किसी का डेरिवेटिव लेते हैं या हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास वही आंसर बनता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, इसके सोल्यूशन है। सोल्यूशन के लिए हमारे पास सोल्यूशन 3 तरह का होता है। नंबर 1 2 तरह का होता है सोल्यूशन। एक होता है हमारे पास जनरल सोल्यूशन, इसको हम डिफाइन करते हैं जी जनरल सोल्यूशन को, इफ द solution of a differential equation of nth order contains n arbitrary solutions then it is called general solution।
इफ़ द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, हमें किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दी गई हो, उसका जो सोल्यूशन है अगर वो कंटेन करे n आर्बिट्रेरी सॉल्यूशंस, तो हम क्या कहेंगे कि ये इसके क्या है, जनरल सोल्यूशन है, जिसमें हमारे पास c आता है। इन शॉर्ट हम इसको बिल्कुल सिंपल कर देते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया। एंड पे हमने क्या लगा दिया, c लगा दिया, वो प्लस में लगाया, मल्टीप्लिकेशन में लगाया। हम एफएससी पढ़ के आए हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। एंड पे हम c प्लस में करते हैं, e पावर c को हम c कह देते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं। सिंपली अगर हम बात करें तो c की हम बात करते हैं, c कुछ भी हो सकता है, c हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यही बात उसने कही है कि कंटेन n आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन, c1 होगा तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा, c2 होगा तो दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा, c-1 होगा तीसरा, c-4 होगा तो चौथा सॉल्यूशन। इस तरह बहुत सारे सॉल्यूशन उसके एग्जिस्ट करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हमारे पास c आता है, c की वैल्यू हमें नहीं पता होती, उसको हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है जी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है जी, ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड by giving particular values to arbitrary constant in general solution is called a पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हम उसको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ देते हैं, तब हमें जो सॉल्यूशन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। ठीक है जी, फर्ज करते हैं हमारा आंसर आ रहा है जी y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। बहुत ही सिंपल सी मैंने इक्वेशन लिखी है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। y को हमने वैल्यू दे दी 1, x को हमने वैल्यू दे दी 2, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये c की वैल्यू हम दोबारा इसमें पुट कर देंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर कंडीशन है। तो जो वैल्यूज़ हमने x और y को दी हैं, दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स involving a involving in the solution of differential equation can be determined by the given conditions such conditions are called the initial value conditions।
द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्विंग इन द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम सी कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, कैन बी डिटरमाइंड बाय द गिवन कंडीशंस, जो गिवन कंडीशंस दी गई होती हैं उनके ज़रिए हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सच कंडीशंस आर कॉल्ड इनिशियल वैल्यू कंडीशंस. सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पढ़ रहे हैं. सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने सबसे पहले देखा कि उसका सोल्यूशन क्या होता है, जो उसको सेटिस्फाई करता है हम उसको उसका सोल्यूशन कहते हैं. उसमें हमारे पास सोल्यूशन में दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सोल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन. जनरल सोल्यूशन वो होता है जिसमें हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आता है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन वो होता है जिसमें हमारे पास सी की कोई ना कोई वैल्यू दी गई होती है, उसको हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं. सी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसको हम इनिशियल वैल्यू कंडीशंस के जरिए फाइंड करते हैं, जो कि हमें गिवन दी गई होती हैं. ठीक है जी. अब इनके रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ द graph of integral of y equals to 3 cos x minus 2 sin x passes through pi by 2, 1. यह हमें पॉइंट दिया गया है कि इस पॉइंट में से वो ग्राफ जो है, उस इंटीग्रल का जो ग्राफ है वो पास कर रहा है. देन इंटीग्रेशन ऑफ y dx इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. अल्फा ऑप्शन है जी cos x प्लस sin x प्लस सी. बीटा ऑप्शन है जी 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस 2. चार्ली ऑप्शन है जी 3 sin x प्लस 2 cos x माइनस 2. एंड डेल्टा ऑप्शन है 3 cos x माइनस 2 sin x माइनस 2. जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसका क्या फाइंड करना है, हमें इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है. इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस 2 sin x इंटू dx, 3 कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx. ठीक है जी. यह आ जाएगा जी 3 इंटू कॉज की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, sin x होती है, माइनस 2 साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज एक्स होती है. तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा. अब यहाँ पे देखें जी, हमें उसने कंडीशन दी गई है पासिस थ्रू पाई बाय 2 और 1. तो x क्या है, पाई बाय 2 है, और y क्या है, 1 है. ये किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा. y 1 है. 3 इंटू साइन पाई बाय 2 प्लस 2 कॉज इंटू पाई बाय 2 प्लस सी. 1 इक्वल्स टू 3 साइन पाई बाय 2 क्या होगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कॉस पाई बाय 2 0 हो जाएगा, प्लस सी. तो ये एक्चुअली क्या थी, इनिशियल वैल्यू कंडीशन थी. ये आ जाएगा जी 1 इक्वल्स टू 3 प्लस सी. तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस 3. तो सी इज इक्वल्स टू माइनस 2. इसमें हम पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 3 साइन x प्लस 2 cos x माइनस 2. सो चार्ली इज़ द राइट आंसर. तो ये क्वेश्चन देखें, जर्नल सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो ये हमारे पास इसका जर्नल सॉल्यूशन आ गया है. दैट इज़ कॉल्ड द जर्नल सॉल्यूशन. जिसमें हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, जर्नल सॉल्यूशन कहेंगे. फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, ये जो इसका आंसर आया है दैट इज़ कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. इस आंसर को हम क्या कहेंगे, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है. इनिशियल वैल्यू कंडीशंस क्या थी, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशंस थी. इन इनिशियल वैल्यू कंडीशंस को हमने किस में पुट किया, हमने अपने जर्नल सॉल्यूशन में पुट किया, जिसकी वजह से हमें सी की वैल्यू मिली, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मिली. उस वैल्यू को हमने दोबारा से जर्नल सॉल्यूशन में पुट करके जो हमें आंसर मिला वो क्या कहलाया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाया. क्लियर है स्टूडेंट्स. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू वन पॉइंट हमें दिया गया, इस पॉइंट में से पास कर रही है, satisfying the differential equation dy over dx equals to 2y over x, where x is greater than 0 and y is greater than 0. अल्फा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, बीटा ऑप्शन है एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, चार्ली ऑप्शन है एक्स इक्वल्स टू 2y एंड डेल्टा ऑप्शन है y equals to 2x. The equation of the curve passing through 1 satisfying the differential equation dy over dx that is equals to 2y over x dy, y इधर आ जाएगा, इसको सेपरेबल मेथड के ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, सेपरेबल मेथड आपको पता है कि y वाले को अलग कर लेते हैं, x वाले को अलग कर लेते हैं, इसकी भी इंटीग्रेशन आ गई, इसकी भी इंटीग्रेशन आ गई, यह आ जाएगा जी लॉग नेचुरल y इक्वल्स टू 1 ओवर x लॉग नेचुरल x प्लस सी आ जाएगा, यह आ जाएगा जी लॉग नेचुरल y इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x स्क्वायर प्लस सी। लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर शुरू में कोई वैल्यू दी गई हो तो उसको क्या करता है, पावर बना देता है। टेकिंग एक्सपोनेंशियल हम ले लेते हैं, e पावर लॉग नेचुरल y इज इक्वल्स टू e पावर लॉग नेचुरल x स्क्वायर प्लस सी। यह आ जाएगा जी एक्सपोनेंशियल और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल्स टू e पावर लॉग नेचुरल x स्क्वायर, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं और ऐड हुई पावर्स को हम अलग कर सकते हैं, y इक्वल्स टू ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई पावर सी को भी हम सी कह लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, हम इसको सी कह लेते हैं। इनिशियल कंडीशंस क्या हैं जी, 1 और 1 है, तो यहाँ पे y को जब हम 1 पुट करेंगे x भी 1 आ रहा है, c आ जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ रही है 1, c इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, c इज इक्वल्स टू 1 इसमें पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज द आंसर, y equals to x square is the required answer. The equation of the curve passing through 1 इसमें से पास कर रही है, satisfying the differential equation, ये हमारे पास differential equation है, उसको ये satisfy करती है, तो हम उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं सेपरेबल मेथड के साथ। सेपरेबल मेथड क्या है, y वाले को अलग कर लेते हैं, x वालों को अलग कर लेते हैं, और जो भी उसका पॉसिबल वे है, जो भी उसकी इंटीग्रेशन है वो लेके लॉग की फॉर्म में आ गई। लॉग को हम ख़त्म कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल लेके, ये पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेकंड ईयर में हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो उसके ज़रिए हम सॉल्व करते हैं। सी आ गया था, इनिशियल कंडीशन उसने हमें दी गई थी, वो हमने यहाँ पे पुट की, सी की वैल्यू फाइंड की, सी की वैल्यू हमने जनरल सोल्यूशन में पुट की, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। क्लियर, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सोल्यूशन ऑफ the differential equation dy over dx minus 2xy divided by 1 plus x square is equals to 0 is alpha option y equals to a into 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, बीटा ऑप्शन y इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चार्ली ऑप्शन y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डेल्टा ऑप्शन है जी y इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट।
इसको हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब इसमें हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे। सी की जगह ए कैसे आया ये मैं आपको समझाता हूँ। यह आ जाएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2xy डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, उधर जाके पॉजिटिव हो गया। डी वाई इक्वल्स टू वाई इधर आ जाएगा, 1 ओवर वाई आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ आ जाएगा dx, दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। सेपरेट हमने कर लिया है, x वालों को सेपरेट और y वालों को सेपरेट कर लिया। लॉग नेचुरल y इज इक्वल्स टू बेस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x हो जाएगा। तो डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी पावर क्या होगी, होल की पावर -1 होगी। चलें इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ आपको यहाँ पे, सिर्फ आपको समझाने के लिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -1 इंटू 2x dx। ठीक है जी, अब ये बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये आ जाएगा लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये बनेगा जी टेकिंग एक्सपोनेंशियल ई पावर लॉग नेचुरल y इक्वल्स टू ई पावर लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर सी। अब प्लस सी लिखता नेक्स्ट स्टेप में मैं उसको अलग करता, मैंने डायरेक्टली कर दिया। ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू ये इससे कैंसिल हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर सी को, ये भी एक कांस्टेंट है तो मैंने उसको a से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये a एक्चुअली यहाँ से आया है, a को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। तो आंसर क्या है, y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चार्ली इज़ द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है solution of differential equation x dy minus y dx is equals to 0 is represents अल्फा ऑप्शन है जी straight line passing through origin, बीटा ऑप्शन है जी सर्कल whose center is at origin, चार्ली parabola whose vertex is at origin, and डेल्टा ऑप्शन है family of hyperbolas. Solution of differential equation x dy minus y dx is equals to 0 is represents straight line passing through origin, circle whose center is at origin, and parabola whose vertex is at origin, family of hyperbolas. अब इसको हमें सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा x dy इक्वल्स टू y dx आ जाएगा, 1 ओवर y dy इज इक्वल्स टू 1 ओवर x dx, इंटीग्रेशन आ जाएगी। ये आ जाएगा जी लॉग नेचुरल y इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x प्लस सी, एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा y, लॉग नेचुरल x पे ये आ जाएगा x, e पावर c को c हम कह सकते हैं, तो ये क्या है y इज इक्वल्स टू x, c इंटू एक्स, सी 1 होगा 2 होगा 3, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखें यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ के आए हैं सेकेंड ईयर में, तो इसलिए हमें उसकी इक्वेशन पता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जनरल सॉल्यूशन of 1 over x dy over dx minus 2y
इज इक्वल्स टू 0 इज, अल्फा ऑप्शन है जी log नेचुरल y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, बीटा ऑप्शन है y इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू प्लस सी, एंड चार्ली ऑप्शन है जी y इज इक्वल्स टू सी इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर, एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जी स्टूडेंट, सोल्यूशन इसका कर रहे हैं हम 1/x dy ओवर dx माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। 2y उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आ जाएगा जी 1/x dy ओवर dx इक्वल्स टू 2y, y उधर जाके डिवाइड होगा 1/y इंटू डी वाई इक्वल्स टू 2 एज इट इज़ x dx, इस पे भी इंटीग्रेशन, इस पे भी इंटीग्रेशन, log नेचुरल y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो गया, प्लस c, तो आंसर क्या आया जी log नेचुरल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस c, अल्फा आंसर भी बन रहा है। ऑल ऑफ दिस दिया गया, हम बाकी भी चेक करते हैं। एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये बनेगा y ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, बीटा आंसर भी बन रहा है, इसका मतलब चार्ली भी हमारा आंसर है। इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा y ई पावर एक्स स्क्वायर, ई पावर सी को हम c कह सकते हैं, सो चार्ली भी हमारा आंसर बन गया। तो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज डेल्टा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे क्वेश्चन रिलेटेड टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने उसके सॉल्यूशन को पढ़ा, फिर हमने सीखा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, हमने उसका सीखा कि इसका हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इनिशियल वैल्यू कंडीशंस क्या होती हैं, और फिर हमने उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ओके जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि हमारे पास एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। कॉमन लाइफ में जो हमारे पास इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है वो हमने पढ़ी है। उसमें हमने पढ़ा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे आई थी वो क्या थी कि अगर हमें सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, जैसे कि साइन दिया गया -π to π पे दिया गया था, उसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा आंसर और आता है, और अगर हम एरिया अंडर द कर्व का बात करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो डिफरेंट आता है, उसको हमने सीखा था। उसके साथ साथ हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास सॉल्यूशन जो होते हैं, दो तरह के सॉल्यूशन थे हमारे पास, एक हमारे पास जनरल सॉल्यूशन था, एक हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, उसको हमने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको इससे काफ़ी नॉलेज गेन किया होगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर के रिलेटेड, इन लेक्चर्स के रिलेटेड, तो वो भी कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।